यूनिट 8 चैप्टर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ये चैप्टर है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? हिंदी इसका हुआ सूचना संचार। मतलब कोई भी सूचना है, जिस बात कर रहा हो वो म्यूट कर दीजिएगा, ठीक। जब बोलना हो तो ऑन कर लीजिएगा माइक। सत्यम ओझा, जिसका जिसका ऑन है ऑन कर लीजिए, जब बोलना हो तभी ऑन कीजिएगा। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इसका हिंदी हुआ सूचना का संचार। जो भी इंफॉर्मेशन है उसका क्या संचार करना, मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या एक्सचेंज करना। और दूसरा क्या है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज को क्या मैनेजमेंट करना है, नॉलेज का मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, नॉलेज का मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई भी नॉलेज है उसको हमको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे शेयर करना है, मतलब ये सब क्या भी मैनेजमेंट है। जैसे लाइब्रेरी का मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही क्या है नॉलेज का मैनेजमेंट करना है। ये चैप्टर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन है, डेटा शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो डेटा जो बना है वो लैटिन शब्द है डेटा, तो कौन सा शब्द है जो लैटिन वर्ड है इसका डेटा का, बताइए। टर्म, डेट ABCD ऑप्शन। ए है। ए है। तो डेटा का जो लैटिन शब्द है, मतलब लैटिन शब्द से जो डेटा बना है वो क्या है टर्म। तो डेटम क्या है यहाँ पे, ये प्लुरल है या प्लुरल है? तो डेटम जो है प्लूरल ना वो होता है। सिंगुलर। और सिंगुलर। डेटा प्लुरल है। मान लीजिए एक डेटा मतलब दिया हुआ है कुछ भी, कि एक सिर्फ ए या वन टू, वन सिर्फ दिया है टू दिया, तो वो क्या डेटा में एक सिंगल। और डेटा मतलब प्लुरल, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि डेटा एक से अधिक ही होता है तो डेटा यूज करते हैं। तो डेटा प्लुरल हुआ, डेटम सिंगल हुआ। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन का अर्थ इनमें से क्या है? बताइए इंफॉर्मेशन का अर्थ इसमें से क्या है? सिस्टेमेटिक फॉर्म ऑफ डेटा, मेटेरियल डेटा, वर्बल डेटा, डिस्पर्स डेटा। सिस्टमेटिक फ्रॉम होता था। हाँ, तो इंफॉर्मेशन कह रहा है, तो इंफॉर्मेशन कैसे बनता है? जब डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डेटा मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, एक स्कूल में या एक क्लास में बहुत बच्चे लोग हैं, किसी का एज 25 साल है, किसी का 24 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, ऐसे करके ये क्या है डेटा है। लेकिन उसको हम क्या ऑर्गेनाइज कर देंगे, सिस्टेमेटिक ढंग से कर देंगे, कि मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में कर दें या डिसेंडिंग में कर दें या एवरेज निकाल दें। ये सब डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वो डेटा क्या बदल जाता है इंफॉर्मेशन में। तो ये कह रहा है इंफॉर्मेशन का अर्थ इनमें से क्या है, तो सिस्टेमेटिक फॉर्म ऑफ डेटा। जब हम डेटा को सिस्टेमेटिक फॉर्म में ले आते हैं तो इंफॉर्मेशन कहते हैं। बी है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा इंफॉर्मेशन है, मतलब उसको जब ऑर्गेनाइज करेंगे। वर्बल डेटा आप समझ रहे हैं कि किसको कहते हैं? इसमें मान लीजिए कंटेंट्स हो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसको वर्बल डेटा कहते हैं। न्यूमेरिकल डेटा दिया न्यूमेरिकल। डिस्पर्स डेटा क्या हुआ? जैसे बिखरा हुआ डेटा। मान लीजिए डेटा बहुत सारा क्लास में है, ठीक है, 10 साल के 15, वो सब बिखरा हुआ डेटा है, तो इसको भी हम इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। तो इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? सिस्टेमेटिक फॉर्म ऑफ डेटा को। ए नंबर। नेक्स्ट है डेटा के डेटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वो डेटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आंसर बताइए पढ़ के। डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है, इसमें सब पार्टिसिपेट करिएगा, सब पढ़िएगा। कोई पढ़िए, आंसर बताइए। चलिए हम ही बोलते हैं। तो डेट का अर्थ रूप में लिया जा सकता है जिसमें व्यक्ति उपरोक्त सभी कथन सही है सर। डेटा ठीक। की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और ऊपर वाला भी। तो एक नंबर कह रहा है डेटा का अर्थ जो है उस रूप में लिया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या अन्य मूल्यांकन अक्षरों या संख्याओं के माध्यम से किया जाता है और जिसमें कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे वो डेटा, मतलब डेटा भी होना चाहिए जिसका मीनिंगफुल कुछ निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया तो डेटा हो गया, जिसका कुछ मीनिंग मतलब कुछ किसी का सेंस निकले उस चीज से, वो डेटा है। ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कोई भी जो तथ्य या सिद्धांत है प्रस्तुत किया जाता है जिस पर अनुमान या तर्क किया जाता है वो क्या है? डेटा है। डेटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त कथन क्या
है, कोई नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। फिर कह रहा है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज का अर्थ इनमें से क्या है बताइए? सिस्टमेटिक डेटा फॉर्मेट है, सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिजॉल्व डेटा है, रिप्रेजेंटेशन है। बताइए नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिमेस्टिक हाँ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो सिस्टमेटिक डेटा फॉर्म को ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान इंफॉर्मेशन ज्ञान का अर्थ है बोलते, बोलिए बोलिए। ज्ञ- ज्ञान ज्ञान का अर्थ है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का अर्थ है डाटा। ठीक, जब कोई डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड कर दे या सिस्टमेटिक ढंग से लाएं तो वो क्या इंफॉर्मेशन बनता है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो डेटा से क्या इंफॉर्मेशन बनता है, उसको इंफॉर्मेशन के बाद क्या नॉलेज सर बनता है। आपका आवाज कट कट के सुनाई दे रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। कट कट के सुनाई देता है। यस सर, एक, आपको भी। अब सही है। फिर क्या है, ज्ञान मूल्यता दो प्रकार का होता है। नॉलेज जो है दो प्रकार का है, एक टैसिट नॉलेज, दूसरा एक्सप्लिसिट नॉलेज। इसका आंसर ए नंबर है। तो टैसिट नॉलेज किसको बोलते हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज किसको बोलते हैं, कोई बताइए? बेसिक नॉलेज उसको बोलते हैं जो क्या कहते हैं उसको मौन ज्ञान है, जिसके बारे में सिर्फ किसी पर्सनल व्यक्ति को पता है। और हम्म। एक्सप्लिसिट नॉलेज उसको बोलते हैं जो कि सर्वत्र उपलब्ध है और जिसके बारे में सबको पता है। और कोई ठीक है बताइए, सर। टैसिट एक्सप्लिसिट। हाँ ठीक है। टैसिट नॉलेज मतलब होता है उसका गुप्त या अंतर्निहित ज्ञान, जो आपके वही अंदर मुक्त ज्ञान, अंतर्निहित है, वो क्या मौन ज्ञान। गुप्त ज्ञान। हाँ, उसको टैसिट नॉलेज कहते हैं। या ऐसे हाँ डिफिनेशन पर है तो ये वह नॉलेज है जो व्यक्ति के अनुभव एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो वही अनुभव से गेन किया मतलब। जाता है, आइडियाज से, स्किल से, ये सब क्या, ये सब हाँ, स्किल प्राप्त हो होता गया है, वो क्या जैसे। है। हाँ, वो टैसिट नॉलेज की अंतर है। ठीक है, से इसे लिख कर बोल कर व्यक्ति नहीं, क्या जैसे आप कोई नॉलेज है, मान लीजिए ड्राइविंग नॉलेज है क्या का, तो वो आप कहाँ से, अपने अनुभव से सीखे हैं, अपने स्किल से सीखे हैं। इसको एक्सप्लेन करना इजी है। अब यदि कोई पूछे कि हाँ हमको ड्राइविंग बता दो, तो क्या आप उसको मतलब बता सकते हैं हाँ ऐसे करना है, लेकिन वो क्या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, खुद के स्किल से सिखाया जाता है, वो सब क्या है, टेस्ट नॉलेज है। जैसे कोई और टीचर की दूसरा है टीच स्पष्ट ज्ञान। हाँ, टीचर की क्या है, टीच स्टाइल है, वो सब क्या है, फिट नॉलेज के अंदर है। वो कहीं से मतलब ऐसा नहीं कि किताब किताब पढ़ कर आया, वो इसके उसका अंदर स्किल है। ठीक है, वो स्किल डेवलप्ड हुआ है। कोई म्यूजिशियन है, अच्छा गाना गा रहा है, वो सब क्या है, टैसिट नॉलेज के अंदर आ रहा है। फिर है एक्सप्लिसिट नॉलेज। इसका हिंदी हुआ स्पष्ट, या कह सकते हैं कि जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए डीडीसी का निर्माण हुआ है, कोई डीडीसी बनाया है, तो वो क्या आप किसी को बता सकते हैं, कर सकते हैं कि हाँ डीडीसी कैसे बनेगा, डीडीसी सीसी का यूज आप कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, नॉलेज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर आता है। समझ गए? टैसिट नॉलेज जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वो आपके स्पष्ट अंदर ज्ञान, निहित होता है। हाँ, एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो बताइए कि टैसिट नॉलेज का जो है वो सबसे पहले कौन दिया था, ये क्वेश्चन पूछता है, टैसिट नॉलेज का टर्म सर आवाज सब नहीं आ रही है। सर आवाज ये नहीं है आती है। साफ नहीं, माइकल बिल्कुल कॉलोनी नहीं आ रही। 1958 में। के बाहर है सर लगता है। नहीं है आवाज मेरी नहीं सर, कभी आवाज आ रही है, कभी आवाज आना बंद हो जा रही है। करके। मुझे लग रहा है कि मेरा ही नेटवर्क खराब है। हमको भी लग रहा था मेरा नहीं, ही खराब। अब सोचे मेरे में ही इश्यू है। सबके तरफ वैसे ही है, सुनाई नहीं दे रहा। कोमल मैडम कल केक कटा था जी। केक नहीं काटते हम। ओ
हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो समझ गए टैसिट नॉलेज एक्सप्लिसिट नॉलेज किसको कहते हैं। तो टैसिट नॉलेज का टर्म जो है सबसे पहले कौन दिया था बताइए। ये दिया था माइकल, माइकल पोलनी ने। पोलनी। हाँ माइकल पोलानी ने, ठीक पोलन। है। हाँ तो वही और एक 1958। हम्म, फिर कह रहा है कि जैसे जब नॉलेज को हम कन्वर्ट करते हैं टैसिट नॉलेज टू एक्सप्लिसिट नॉलेज, तो उसको क्या कहते हैं। जब कोई भी उसको नॉलेज स्पष्ट ज्ञान टैसिट है। टैसिट टू एक्सप्लिसिट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है, टैसिट टू, एक बार फिर किसका रिंग, जिसका रिंग हो रहा है, टैसिट टू एक्सप्लिसिट होता है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नलाइजेशन। और एक्सप्लिसिट टू टैसिट कहेंगे तो इंटरलाइजेशन। कोई भी नॉलेज जो है एक्सप्लिसिट टू टैसिट जाती है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरलाइजेशन। इंटर, इंटर INTER, ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। टैसिट टू एक्सप्लिसिट तो एक्सटर्नलाइजेशन। फिर पढ़िए दूसरा क्या है, मेरा ही आवाज कर रहा है क्या। डेटा सूचना और डेटा सूचना और ज्ञान का कौन सा क्रम सही है? किसका आवाज कर रहा है माइक। वॉइस अच्छा ट्रांसलेशन भी तो होता है। ठीक है, फिर कह रहा है डेटा सूचना और ज्ञान का कौन सा क्रम सही है बताइए। डेटा से क्या बनता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन। नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज से नॉलेज। विजडम, विजडम से विजडम। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन। ठीक है, तो बताइए कोई एग्जांपल बताइए इस पे, आवाज बहुत कर रहा है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल समझिए ऐसे जनरल टर्म, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, डेली टेम्परेचर काउंट करते हैं। मान लीजिए किसी दिन का टेम्परेचर है 40 डिग्री, किसी दिन का 38 डिग्री है, किसी का 42 डिग्री। तो ये सब क्या है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन बनता है। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये सारे डेटा को लेके हम एवरेज निकाल देते हैं। तो मान लीजिए कुछ भी आ गया 41 डिग्री, 42 डिग्री, तो वो क्या मेरा इंफॉर्मेशन आ गया। इंफॉर्मेशन आया, अब हमको समझ में आया कि टेम्परेचर जो 41 42 डिग्री चला गया, तो मतलब क्या हीट वेव चल रहा है। अब इंफॉर्मेशन से क्या नॉलेज होता है। तो नॉलेज हम क्या मतलब, डेटा समझ गए, इंफॉर्मेशन समझ गए, अब नॉलेज क्या, अब हमको पता है कि हीट वेव से क्या लोग बीमार हो जाते हैं। वो क्या है, एक तरह का क्या है, नॉलेज है। इंफॉर्मेशन तो हमको मिल गया कि हाँ हीट वेव चल रहा है। अब नॉलेज क्या है कि इस मतलब हीट वेव से लोग बीमार हो जाते हैं, ये क्या नॉलेज हो गया। अब विजडम क्या है, विजडम ये क्या है, मतलब समझदारी क्या है कि हीट वेव चल रहा है, लोग बीमार हो जाता है, तो क्या घर में रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, वो सब क्या है विजडम के अंदर आता है। इसके बाद क्या आता है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन हो जाता है कि जैसे लोग कहते हैं कि गर्मी में क्या आम का पन्ना पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा है, तो ये क्या होता है, ट्रेडिशन एक बन जाता है। तो डेटा से क्या इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन से क्या नॉलेज बनता है, नॉलेज से क्या विजडम, और विजडम से क्या हो जाता है, ट्रेडिशन हो ट्रेडिशन। जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऊपर कीजिए तो। फिर कह रहा है संचार मतलब कम्युनिकेशन। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, यह शब्द लैटिन शब्द से बना है। तो बताइए कौन सा लैटिन शब्द से बना है। हेलो, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेट। कम्युनिकेट। संचारिक हाँ कला है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर से बना है। कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है, कॉमन ये बोले या शेयर्ड मतलब समान या साझा करना, साझा। और कम्युनिकेयर मतलब होता है, वही होता है टू शेयर या टू मेक कॉमन, साझा करना या सामान्य बनाना। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। कोई भी आइडियाज है उसको शेयर करना, फैक्ट्स को शेयर करना, कोई फीलिंग्स है उसको शेयर करना, ये सब क्या है कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से बना है कम्युनिकेशन। फिर अनिकेत, माइक बहुत आवाज कर रहा है किसी का। डेविल आई। फिर कह रहा है ये 16, ऊपर कीजिए ऊपर थोड़ा, 1649 क्वेश्चन नंबर जो है,
हाँ, संचार प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही है बताइए। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसमें कौन सा सही है, ए बी सी डी, आंसर बताइए। ये ए सोर्स ए मैसेज है? सारे हो जाएंगे तीनों। नहीं नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले सोर्स आएगा या पहले मैसेज आएगा, ये पूछ रहा है कि ए बी सी डी में कौन सही है। ये हो जाएगा पहले ए हो जाएगा। ए होगा कैसे, देखिए डी ना कम्युनिकेशन होगा कैसे सर। होता है, नहीं ए सोर्स। होगा। ए होगा। ए कैसे होगा, देखिए कम्युनिकेशन मतलब मान लीजिए आप फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सोर्स क्या होता है, सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जैसे आप क्या हुए, सोर्स हुए, ठीक पहले है। वाला क्वेश्चन हो गया सर। ऊपर वाला क्या था, इससे ऊपर क्या था? कम्युनिकेशन के बारे में अच्छा, कौन सा कथन सर? ऊपर वाला नहीं नहीं होगा। नहीं, अच्छा कम्युनिकेशन के फर्स्ट बारे वाला। में कौन सा कथन सत्य है बताइए। संचार का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या प्रसारित करना, सही है। कम्युनिकेशन का सही है। मतलब वही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित करना। नेक्स्ट है, संचार का अर्थ शब्दों और संदेशों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले प्रेषक, मतलब प्रेषक मतलब कौन, सेंडर, और प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर के बीच एक समानता स्थापित करता है, ये भी सही है। संचार क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों या भावनाओं में भाग लेता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ सार्थक संकेतों या संकेतों का प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे संचार कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी माध्यम से, या तो मान लीजिए संकेत के माध्यम से, कोई प्रतीक के माध्यम से भी कम्युनिकेट करता है आपस में, तो इसको क्या कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ये जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसका क्या सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले सोर्स आएगा, मैसेज आएगा, चैनल आएगा, या रिसीवर आएगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। सबसे पहले क्या आता है, सोर्स। सोर्स मतलब क्या सोर्स होता है, आता। सोर्स जहां से स्रोत। इंफॉर्मेशन जहाँ प्राप्त से। किया जा सकता है, जनरेट होता है इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या संस्थान जहां से इंफॉर्मेशन या बुक, कोई भी, ये क्या है, सोर्स है। जैसे आप क्या है, सोर्स है, आप कुछ मैसेज दिए किसी को, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, आप सोर्स है, कोई मैसेज दिए, या मान लीजिए मैसेज दिए, आप कुछ मैसेज लिखे, इसके बाद क्या आता है, एक चैनल, किसी चैनल के माध्यम से मैसेज क्या जाता है और रिसीवर के पास प्राप्त हो जाता है, एसएमसीआर, समझे। सबसे पहले एक सोर्स होगा, उस वो क्या करेगा, मैसेज लिखेगा या भेजेगा, जो भी, कोई एक चैनल के माध्यम से। जैसे आप हैं, आप क्या है, सोर्स हैं, आप जो मैसेज लिखते हैं वो क्या मैसेज है। अब चैनल क्या, आप चैनल व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, जो भी, वो क्या है, चैनल है। और जिसको भेज रहे हैं वो रिसीवर है, उसको प्राप्त हो गया, तो यही होगा। तो ये बताइए, तो एसएमसीआर मॉडल ये जो है, ये कौन दिया है, किसका मॉडल है ये एसएमसीआर मॉडल। किसी को पता है एसएमसीआर मॉडल किसका है। डेविड बॉर्लो का है, 1960 में दिए थे, 1960 में, ठीक है। तो सोर्स किसको कहेंगे, इंफॉर्मेशन या मैसेज भेजने वाला व्यक्ति या संस्थान, ये क्या सोर्स कहलाता है। चैनल क्या होता है, माध्यम होता है जिससे संदेश जा रहा है, वो क्या चैनल होता है, रिसीवर पता है अभी। फिर नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में शोर, जिसको नॉइज कहते हैं, एक प्रकार का क्या है, बैरियर है, मीडियम है, रिसिपेंट है, या सोर्स है, बताइए। बैरियर। बैरियर है, बैरियर मतलब बाधा है। नॉइज क्या है, शोरगुल, मतलब बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे बीच में क्या शोरगुल पैदा हो रहा है, तो वो क्या बाधा ही तो उत्पन्न हो रहा है, बैरियर ही तो उत्पन्न हो रहा है। तो बताइए तो कि सबसे पहले जो नॉइज का कॉन्सेप्ट है किसने दिए हैं कम्युनिकेशन में, किसके मॉडल में जो है नॉइज का कॉन्सेप्ट आया है सबसे पहले, सैनन एंड वेबर मॉडल में, ठीक है। सैनन और वेबर जो 1949 में उनका जो कम्युनिकेशन मॉडल आया था, उसमें सबसे पहले क्या, वही जो है सबसे पहले नॉइज का कॉन्सेप्ट दिए थे, सैनन एंड वेबर। फिर नेक्स्ट है 1651 नंबर, स्वर संचार, जिसको वोकल कम्युनिकेशन कहते हैं, इस प्रकार है, बताइए। वोकल कम्युनिकेशन कौन सा है, कन्वर्सेशन है, या बॉडी लैंग्वेज है, या आई कॉन्टेक्ट है, या ड्रेस है। वोकल कम्युनिकेशन बताइए। कन्वर्सेशन ही ना होगा, बातचीत। कन्वर्सेशन ही होगा, ठीक है, कन्वर्सेशन ही होगा। वोकल मतलब क्या होता है,
जब वोकल कम्युनिकेशन जब हम अपने स्वर, वॉइस, साउंड या टोन के माध्यम से संदेश भेजते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे वॉइस मैसेज हम भेज रहे हैं या भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वॉइस के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, टोन के माध्यम से, तो वही क्या होता है, वोकल कम्युनिकेशन है। वोकल कन्वर्सेशन मतलब क्या हुआ, बात, एक दूसरे के विचार, वार्तालाप, बातचीत, उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत कैसे, वोकल कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है 1652 नंबर, संचार के लिए प्रयुक्त माध्यम के आधार पर संचार के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं, बताइए। इनका स्क्रीन अच्छा से नहीं दिखता है क्या, थोड़ा धुंधला आता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, संचार के लिए प्रयुक्त माध्यम के आधार। वर्बल जिनका कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। जिनका आवाज कर रहा है म्यूट कर दीजिए, बोलने टाइम ऑन कीजिए सिर्फ। ठीक है, तो बोल रहा है संचार के लिए जो है प्रयुक्त, ठीक है, को अपना खोलना पड़ेगा कंप्यूटर। संचार के थोड़ा लिए जूम था तो सही था भैया। कोई और ऑन स्क्रीन थोड़ा कीजिए पीरियड ऑन, तो जूम था तो। इनका नहीं हो पा रहा अच्छे से। चलिए इसी में पढ़ते हैं। बोलता है देखिए, संचार के लिए प्रयुक्त माध्यम के आधार पर, संचार मतलब माध्यम, मीडियम के आधार पर बोल रहा है कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। तो बताइए वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जवाब देते रहिए थोड़ा भी। बातचीत, हाँ ठीक है, और कोई बोलिए। बातों से समझाना। सही है। देखिए सब पार्टिसिपेट कीजिएगा तब मन लगेगा, डिस्कशन ग्रुप है ना, यहाँ तो कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो जो भी जिसको आता है अपना आंसर दीजिए कि हाँ ये है। तो वर्बल कम्युनिकेशन बताइए आप। ठीक हो गया, मतलब हाँ ठीक है। एक्सप्लेन करना। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है मौखिक, वर्बल मतलब मौखिक, मौखिक संचार। जैसे कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों, जिसमें वर्ड्स, लैंग्वेज का उपयोग होता है, जिसमें वर्ड्स का यूज होता है, लैंग्वेज का यूज होता है, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, ठीक है, या तो हम बोल कर या लिख कर दें, ये सब क्या वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मौखिक नहीं, कोई कहता है कि मौखिक बोला, मौखिक मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुंह से बोला, मतलब ओरल या रिटन दोनों को क्या मौखिक बोलेंगे, जिसमें शब्द का प्रयोग हो रहा है, लैंग्वेज का यूज हो रहा है, तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार कहेंगे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब गैर मौखिक, जिसमें क्या शब्द, जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कैसा, ऐसा कम्युनिकेशन कौन सा है जिसमें शब्द ही उपयोग नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा बताइए इशारों कोई। से, जो इशारों इशारों का से, लैंग्वेज होता है ना, क्या बोलते हैं हाँ उसको, ठीक है। तो तो क्या, साइन लैंग्वेज। हाँ ठीक है, तो क्या चुप रहना, क्या ये भी है कम्युनिकेशन, चुप रहना, साइलेंट हो जाना, बताइए कोई, ये नहीं, कम्युनिकेशन है कि नहीं है। है। नहीं। है, ये भी कम्युनिकेशन है। आप किसी से नाराज हो गए हैं तो आप चुप हो जाइएगा, साइलेंट हो जाइएगा, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रहा है कि हाँ आप उससे नाराज हैं, ठीक है। तो साइलेंट भी क्या है, कम्युनिकेशन है, मतलब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है साइलेंस। गुस्सा हैंडशेक, भी किसी तो। से आप, हाँ एंगर भी होगा, एंगर भी होगा। आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है, आप उसको हाई कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं उसका, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब क्या है, सिंबल्स, कोई सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो भी क्या कम्युनिकेशन है। और तीसरा क्या है, रिटन, रिटन मतलब लिखित, जो रिटन लिखित रूप में दे, वो भी क्या कम्युनिकेशन है। तो तीनों हो जाएगा इसका आंसर। फिर ऊपर कीजिए स्क्रीन, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। मतलब इतना धुंधला दिखता है कि जूम करने पे भी नहीं दिख रहा है।
ठीक। हाँ आप ठीक है, सही है, थोड़ा सा कम। हाँ ठीक, ये हो गया था। हाँ ये संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, बताइए। देखिए ये पूछ रहा है कम्युनिकेशन, वो था मीडियम के अनुसार। ये पूछ रहा है लोगों की, मतलब जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहा है कम्युनिकेशन में, उसके आधार पे कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, चौथा बताइए क्या होगा। mass communication. मास मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक एक का जो है ना, जितने लोग हैं, कोई इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बताइए, एक लोग। अपनी आत्माओं से बातें करना। ठीक है, अब इंटरपर्सनल कोई दूसरे लोग बताइए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो व्यक्ति के बीच बातें होना। ठीक है, अब ग्रुप कम्युनिकेशन बताइए, कोई दूसरे लोग। ग्रुप में बात करना। ठीक जैसे है, हम लोग मास डिस्कशन कर रहे बताइए, अब मास कम्युनिकेशन बताइए। हैं, ठीक है, क्लास में जैसे हम्म भाषण जो देते हैं ना नेता लोग, तो वो होता है। सही है। जैसे देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, अंतर व्यक्तित्व, ठीक है, संचार जिसको कहते हैं। वह जब व्यक्ति खुद से बात करता है तो क्या, इसको क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका कोई एग्जांपल बताइए, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, खुद से बात आदमी कैसे करता है। किसी चीज पे विचार करना। ठीक है, विचार करना, और क्या मतलब हो सकता है। स्वयं में योजना बनाना। ठीक है, ठीक। प्लान। तो क्या डायरी राइटिंग, जो इंसान डायरी लिखता है, वो किसके अंदर आएगा, डायरी राइटिंग। इंट्रापर्सनल। प्रश्नल के अंदर इंट्रापर्सनल। इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, काश राजा होते, ये वो सब क्या है, इमेजिनेशन क्या है। इंट्रापर्सनल है। मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कौन सा होगा। इंट्रापर्सनल। ये भी इंट्रापर्सनल ही होगा। ठीक है, इंटरपर्सनल। अब आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं अंतर व्यक्ति संचार। दो व्यक्तियों के बीच सीधा संचार, दो व्यक्तियों के बीच आप मतलब डायरेक्टली फेस टू फेस टॉक हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बताइए एक लाइब्रेरियन और एक यूजर्स के बीच में जो बातचीत होती है, उसको क्या कहेंगे। इंटरपर्सनल हो जाएगा। आप किसी पे इंटरपर्सनल करेंगे। इंट्रा की इंटर। 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 ठीक है, आप फोन कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, वो कौन सा कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल। उसमें किसी दो से तीन हो चैटिंग गए, ग्रुपिंग कॉल तो कर हाँ, किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो। इंट्रा होगा। इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब होता है, सर हाँ, इंट्रा और इंटरपर्सनल दोनों में क्या अंतर है, नहीं समझ पा रहे हैं हम। इंट्रा इंट्रा मतलब होता है खुद से क्या कम्युनिकेट करना। जैसे सेल्फ टॉक बोलते हैं ना, कभी कभी खुद को कोसते हैं, गुस्सा होते हैं, तो कभी कभी खुश होते हैं तो खुद से ही बात करते हैं। इमेजिनेशन अपनी करते हैं कि काश हम ये होते वो होते। डायरी हम लिखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मतलब ये सब क्या खुद के लिए कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, खुद के लिए। तो ये सब क्या होगा है, ना इंट्रा। सर, अपनी आत्माओं से बात करना, अपने खुद की आत्मा से, ऐसे हो सकता हाँ, खुद से। इंटरपर्सनल कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो इंटरपर्सनल। जैसे आप किसी से फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो दो व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं तो दो व्यक्ति है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं जब तीन लोग, देखिए दो में क्या हो जाता था, इंटर, लेकिन जब तीन लोग या उससे अधिक लोग आपस में मिलकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसको क्या ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन अभी अभी जो हम लोग कर रहे हैं, वो कौन सा कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन ऐसा हो कि आप लोग कुछ नहीं बोलिए, सिर्फ हम बोलेंगे, तब कौन सा कम्युनिकेशन, आप लोग मास सिर्फ सुनिए, कम्युनिकेशन। तब मास इंट्रापर्सनल। कम्युनिकेशन। नहीं, इंट्रापर्सनल नहीं होगा। नहीं, आप मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जिसमें जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, ऑडियंस क्या होता है, इनएक्टिव होता है, वो क्या मास कम्युनिकेशन है। जिसमें ऑडियंस भी क्या एक्टिव है, वो क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे एक क्लासरूम है,
क्लासरूम में टीचर का पढ़ाना क्या कहलाएगा, मास कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन? ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं नहीं, क्लास में स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है, टीचर भी पार्टिसिपेट करता है। हाँ, इसलिए तो देखिए हम भी बोलते हैं यहाँ पर, आप लोग भी बोलिए, तो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, सभी लोग आपस, हाँ समझ गए। क्लास में तो दोनों हो सकता है, जब टीचर पढ़ाते हैं तो मास कम्युनिकेशन है, जब डिस्कशन नहीं कराते नहीं, हैं देखिए नहीं, टीचर का पढ़ाना मास कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि टीचर सिर्फ पढ़ाएगा, इसलिए तो उसको क्या अच्छा टीचिंग नहीं कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। ठीक, वो आएगा ही नहीं। टीचर जो है वो पार्टिसिपेट करके ही पढ़ाएगा बच्चों को। वही तो, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो पूछेगा फिर कैसे। हाँ, इसीलिए तो ऑनलाइन में वो जाता है ना चैट वाला, तो वो देख देख के तो बोलते ही। जी ठीक है। अब मास कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, जब मान लीजिए जन संचार हिंदी हुआ, जब संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाए तो उसको क्या मास कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसमें क्या ऑडियंस इनएक्टिव हो, ऑडियंस का पार्टिसिपेट ना हो। जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। समझ गए? कोई डाउट इसमें? नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछिए आपस में। जीरो कम्युनिकेशन क्या है सर, जो ऑप्शन में है? हाँ, मतलब डी ऑप्शन में जीरो कम्युनिकेशन, जहाँ कम्युनिकेशन हो ही ना, जीरो कम्युनिकेशन है, दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई आपस में नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर है। संचार वह प्रक्रिया है, मतलब कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं से अर्थात अपनी परिधि पर मौजूद व्यक्ति से संचार करता है। यह क्या कहलाता है बताइए? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब जब खुद से कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। अब नेक्स्ट पढ़िए, कोई पढ़िए। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। जब दो लोग आपस में भावनाओं और विचार का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में भावनाओं एवं विचार का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से बात करते हैं तो कौन सा संचार हुआ? इंट्रा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी बैठक या सभा को संबोधित कर रहा है तो वह संचार किस प्रकार का है? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। ठीक है, बैठक या सभा को कर रहा है, ठीक, तो उसमें क्या है, मतलब ऑडियंस का पार्टिसिपेट नहीं है, मतलब ऑडियंस कुछ नहीं बोल रहा है, जो लेक्चर दे रहा है सिर्फ वही, तो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो वहाँ पे तो मास कम्युनिकेशन दे सकते हैं। हाँ, जहां मान लीजिए कि ऑडियंस का पार्टिसिपेट ना हो। ठीक, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी हो गया, वो तो 1-to-1 हुआ था। वही तो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया वो, इसमें दो लोगों दो आदमी के बीच में बात कर रहे हैं। हाँ, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। जहां दो लोग हैं तो मास कम्युनिकेशन। आप कुछ वो बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, टीवी के साथ बोल रहे हैं कुछ, कि आप उसको सुना सकते हैं, मास कम्युनिकेशन हो गया। फिर अपने आप ही बोल सकते हैं, उसको तो बोलेंगे नहीं, उधर से संचार नहीं हुआ तो। मतलब दोनों तरफ से पार्टिसिपेट नहीं है ना, सिर्फ वो बोलता जा रहा है, आप सब सुन रहे हैं। लेकिन वो लाइव रहे, वीडियो कॉल पे रहे, आप भी इधर रहे, तब हो जाएगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। कक्षा में मतलब क्लास में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद होता है, इसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन? ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन।
लिख दे कि सिंगल एक लड़का से बात कर रहा है, सिंगल एक लड़का से, एक टीचर, तब क्या हो जाएगा? इंटर प्रश्न। ठीक है। फिर कह रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है संदर्भ लाइब्रेरियन, जिसको रेफरेंस लाइब्रेरियन कहते हैं, और एक पाठक यूजर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहेंगे? रेफरेंस लाइब्रेरियन और यूजर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? इंटर प्रश्न। हाँ, ठीक इंटर है, प्रश्न हो जाएगा ना, दो आदमी के बीच हो गया। फिर कह रहा है मास मीडिया के कौन से उदाहरण, मास मीडिया के कौन सा उदाहरण है? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, ऑल ऑफ द अबव। वही है न्यूज़पेपर में भी क्या है, लिख के आपको दे दिया गया, आप पढ़ रहे हैं। टेलीविजन में कोई लेक्चर बोल दिया, आप सुन लिए। इंटरनेट पे भी क्या है, आप डाउट है क्या? जैसे कि सर रेफर सर्विस में तो ये होता है ना कि जैसे कि कोई दूसरा पर्सन लाइब्रेरी में आया और मेरे पास नहीं है तो किसी तीसरे लाइब्रेरी को कॉल करके और उसको रेफरल सर्विस करते हैं, रेफरेंस सर्विस नहीं। तो वो रेफरल, हाँ वो रेफरल है, रेफर नहीं करता है, रेफर कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल या कुछ भी, तो वो रेफरल सर्विस हो गया। जैसे यहाँ पे अगर कोई बीमारी ज्यादा हो गया तो पीएमसी से रेफर कर देते हैं ना। तो रेफरल हो गया। जहाँ मान लीजिए आप उस यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके कंटेंट को नहीं खोज पा रहे हैं, तो आप रेफर कर दीजिएगा दूसरे लाइब्रेरी जहाँ आपको नॉलेज है कि हाँ वहाँ मिल सकता है, वहाँ उसको रेफरल सर्विस कहेंगे। फिर कह रहा है विद्वान व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संचार क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई विद्वान व्यक्ति है, आप उससे इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, फॉर्मल बात नहीं। जैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल मतलब क्या हुआ? जैसे आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल तरीके से बात कीजिएगा, लेकिन आप अपने भाई बहन या किसी फैमिली से बात कीजिएगा, वो क्या इनफॉर्मल है। तो कोई कह रहा है कोई विद्वान व्यक्ति है, आप उससे इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इनविजिबल कॉलेज कहेंगे, इंफॉर्मेशन गेटकीपर कहेंगे, इनफॉर्मल मीट कहेंगे, या कम्युनिकेशन चेंज कहेंगे? इनविजिबल कॉलेज। विजुअल कॉलेज मतलब देखिए इसको क्यों कहा गया है इनविजिबल कॉलेज? क्योंकि जहां से ज्ञान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, किसी विद्वान व्यक्ति से बात कीजिएगा तो आपको ज्ञान तो मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज मतलब कॉलेज से भी ज्ञान मिलता है, लेकिन ये ऐसा कॉलेज जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, रियल में तो ये कोई कॉलेज है नहीं, रियल में तो कोई कॉलेज है नहीं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इसको इनविजिबल कॉलेज कहते हैं। समझ रहे? तो बताइए इनविजिबल कॉलेज टर्म को कॉइंड किसने किया? सबसे पहले ये टर्म यूज कौन किया? हाँ इनविजिबल कॉलेज। जैसे इनविजिबल कॉलेज क्या होता था कि पहले क्या होते थे, जो भी एक फील्ड के होते थे, एक फील्ड मतलब कोई एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वो सब क्या करते थे, व्यक्ति आपस में मिलते थे, मिलजुल के उस रिसर्च के बारे में बातचीत करते थे कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वही सबको, इसी को सबको क्या कर दिए गए, ये क्या क्या इनविजिबल कॉलेज कह दिया गया। मतलब वहां पर डिस्कशन हो रहा था लेकिन क्या कोई कॉलेज नहीं था, तो ये इनविजिबल कॉलेज हो गया। तो इनविजिबल कॉलेज टर्म को सबसे पहले कॉइंड किसने किया बताइए? रॉबर्ट बॉयल क्या? नहीं, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। ठीक है, लेकिन कहे कि फर्स्ट यूज्ड किसके द्वारा किया गया? इनविजिबल कॉलेज का फर्स्ट यूज्ड किसके द्वारा गया? तो ड्रिग डी सोला प्राइस के द्वारा। तो इसमें देखिएगा कंफ्यूजन है, यदि कॉइंड दिया रहेगा कि ये टर्म कौन कॉइंड किया तो रॉबर्ट बॉयल, और फर्स्ट यूज लिख दीजिए कि यूज कौन किया तो डायरेक्ट डी सोला प्राइस के द्वारा, डायरेक्ट डी सोला प्राइस के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली में भिन्न है? बताइए संचार प्रणाली में कौन डिफरेंट है? मतलब कम्युनिकेशन अभी बताए ना, SMCR मॉडल, तो ये कम्युनिकेशन मॉडल में ये चारों में डिफरेंट कौन है? रिसीवर, चैनल, सेंडर, इंट्रोपी, कौन है? एंट्रोपी। ठीक है, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या है, कोई बताइए? किसी सिस्टम में किसी की माप है ना, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या? अनसर्टेनिटी। नहीं, हाँ डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए
कम्युनिकेशन मॉडल में, कम्युनिकेशन में तो चैनल का होना बहुत जरूरी है, रिसीवर का होना बहुत जरूरी है, सेंडर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन इंट्रोपी मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्रोपी का जरूरत है। तो इंट्रोपी मतलब क्या हुआ, जब मैसेज में अस्पष्टता हो जिसे समझना मुश्किल हो। जैसे कोई मैसेज आपको दिया लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें अस्पष्टता है, तो क्या है, हाई इंट्रोपी है। जैसे मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में काम कर रही हैं, लाइब्रेरियन आपको बोल रहा है ले जाओ ये बुक वहां रख दो, वहां रख दो, ऐसा तो कहता है कि हाँ जाओ वहां रख दो, तो क्या ये आप अस्पष्टता नहीं है, समझना मुश्किल नहीं है कहाँ रख दूं, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन या में मैसेज में क्या अस्पष्ट, क्या बोलते हो, अस्पष्टता हो जिसे समझना मुश्किल हो, तो इसको क्या इंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं रेडियो में बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है तो उसको कहेंगे हाई इंट्रोपी है, बहुत मतलब क्या है यहाँ पर डिसऑर्डर है, अनसर्ट। तो इसका लेवल कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाता है। तो लॉ इंट्रोपी, लॉ इंट्रोपी, हाई इंट्रोपी। लॉ इंट्रोपी मतलब संदेश में अस्पष्टता हो, ठीक है, जिसमें अस्पष्टता एकदम समझ जाए, कोई भी मैसेज दिया आप एकदम क्लियर समझ गए, अस्पष्ट हो गए, तो उसको लॉ इंट्रोपी कहते हैं। जहां अस्पष्टता जो अधिक हो उसको हाई इंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोपी का एक जो होता है अपोजिट वर्ड है रेडुडेंसी, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संचार प्रणाली में एंट्रोपी, देखिए आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचार प्रणाली में एंट्रोपी का प्रयोग किससे संबंधित है, बताइए आंसर। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ ठीक है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, मतलब अस्पष्टता है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें क्या अस्पष्टता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन, ठीक। नेक्स्ट ऊपर कीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संचार मॉडल प्रदान नहीं किया, मतलब कम्युनिकेशन मॉडल किसने नहीं दिया है चारों में, बताइए। रंगनाथन ने नहीं दिए, एरिस्टोटल ने दिए हैं 320 में, लॉसवेल ने 1940 में, जिसको 5W मॉडल भी कहते हैं, लॉसवेल वाला मॉडल को। शैनन वेबर का मॉडल कब आया था, बताइए कोई। शैनन वेबर का मॉडल कब आया, 1949 में, ठीक है। तो रंगनाथन ने क्या कोई भी कम्युनिकेशन मॉडल नहीं दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, SR रंगनाथन। नेक्स्ट ऊपर कीजिए, किसी के पास बुक है तो पढ़ दीजिए, ये धुंधला है। कितना नंबर क्वेश्चन है सर? वही के धुंधला वाला कौन सा था, 1666 से होगा। हाँ पढ़ दीजिए, किसी के पास बुक है तो। पढ़ दूं? महान दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले 300 ईसा पूर्व में संचार का एक प्रामाणिक मॉडल प्रस्तुत किया था, जो आज भी प्रामाणिक है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार मॉडल प्रस्तुत किया है। ए नंबर में है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ओकेजन, इफेक्ट। बी नंबर में है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। सी नंबर में है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और ओकेजन। और डी नंबर में है स्पीकर, ऑडियंस और इफेक्ट। फर्स्ट नंबर वाला होगा इसका, ठीक है। देखिए एरिस्टोटल या अरस्तु बोले वो 320, हाँ एरिस्टोटल या अरस्तु बोले वो 320 BC में क्या एक कम्युनिकेशन मॉडल दिए। तो कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, जिसमें एक स्पीकर हो, एक बोलने वाला हो, ठीक है, बोलने वाला है लेकिन उसके पास कुछ स्पीच भी तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी सिर्फ बोलने वाला क्या है नहीं उसको कुछ पता ही नहीं है। तो एक स्पीकर होना चाहिए, उसके पास क्या एक स्पीच होना चाहिए, अच्छा सा स्पीच होना चाहिए, ठीक है। हम स्पीकर है, मेरे पास स्पीच है, लेकिन मेरे पास ऑडियंस है ही नहीं, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, हम घर में बैठ के स्पीच देंगे। तो हमारे पास क्या एक ऑडियंस का भी होना जरूरी है। तो स्पीकर हो, स्पीच हो, ऑडियंस हो। ऑडियंस हो तो ऐसा थोड़ी है कि कोई खास से मौके पे ही ना बोलेंगे, या थोड़ी है कि कहीं हम जा रहे हैं कहीं ऑडियंस देखे बोलने लगे, लेकिन एक खास ओकेजन पे बोलना है।
तो एक ओकेजन पे बोल दिए, ठीक है, मेरे पास हम थे, स्पीकर था, स्पीच था, ऑडियंस हो गया, एक खास ओकेजन भी है, लेकिन उस पे बोल दिए, लेकिन हम ऐसा स्पीच दे दिए कि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो इस कम्युनिकेशन का कोई मतलब है? नहीं। कोई समझ ही नहीं पाया। तो एक इफेक्ट भी होना चाहिए, अच्छा इफेक्ट। तो इसका जो एरिस्टोटल ने दिए हैं, ये बता है कि कम्युनिकेशन मॉडल दिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी कहला सकता है कि जब एक स्पीकर हो, उसके पास एक स्पीच हो, उसके पास एक ऑडियंस हो, एक अच्छे ओकेजन पे वो डिलीवर करे स्पीच को और एक अच्छा इफेक्ट दे। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। 1940 के दशक में एक प्रमुख रूढ़िवादी वैज्ञानिक हेरोल्ड लासवेल ने संचार के लिए नए मॉडल को डिजाइन किया था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार मॉडल प्रस्तुत किया है? ए नंबर होगा Who says what in which channel, to whom, with what effect? B. Who in which channel, to whom? C. Who says what to whom? D. Who says what, with what effect? ये क्या है सर, समझ ही नहीं आया। जैसे देखिए, ये कह रहा है कि हैरोल्ड लॉसविल के द्वारा एक मॉडल दिया गया, कब? 1940 ना? हाँ, हाँ 1940 में, हाँ 1940 में हैरोल्ड, हाँ 1940 में एक मॉडल दिया गया कम्युनिकेशन का। उसमें ये मॉडल है इनका ये कि हु सेज व्हाट, हाँ हु सेज व्हाट, इसको 5W मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में 5W आता है, ठीक है, 5W। ऐसे जानते हैं आपको W वर्ड किसको कहते हैं? व्हाट, वेयर, हुम, वही सबको तो W कहते हैं, W वर्ड्स। तो उन्होंने 5W दिए, 5W मॉडल भी उसको कहा जाता है। तो ये पहला है हु सेज व्हाट, मतलब हु मतलब कौन, जो स्पीकर है क्या कहा, हु एक W हो गया, व्हाट 2W हो गया। हु सेज व्हाट, कौन क्या कहा, इन विच चैनल, किस माध्यम से कहा, इन विच चैनल, तो इसमें विच वाला एक W हो गया। टू हुम, किससे कहा, एक हुम वाला W, विथ व्हाट इफेक्ट, उसके साथ मतलब क्या इफेक्ट हुआ, वही क्या, उसमें भी देखिए एरिस्टोटल वाले में भी इफेक्ट था, इसमें भी है। तो 5W है हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विथ व्हाट इफेक्ट। विथ वाला W नहीं काउंट होता है, व्हाट चैनल, तो कितना W आ रहा है, 5 आ रहा है। तो उसको याद करना है मॉडल। हु सेज व्हाट, एक बार कहिए, हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, इन विच चैनल, टू हुम किससे कहा, देखिए टू हुम किससे कहा, विथ व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट उस पर छोड़ा। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए। 1949 में संचार का गणितीय मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए नंबर क्लाउड ई सैनन एंड वॉरेन वेबर। बी नंबर एरिस्टोटल। सी नंबर लासवेल। डी नंबर सैनन। देखिए 1949 में एक मॉडल आया है जिसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। ये क्या एरिस्टोटल का जो मॉडल था उसी का एक्सटेंशन मॉडल था। ये किसका, सैनन एंड वेबर के द्वारा गया था मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1949 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1949 का मॉडल किसका है, सैनन एंड वेबर का मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एरिस्टोटल जो मॉडल दिए थे उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। यही मॉडल में सबसे पहले नॉइज का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि नॉइज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस मॉडल में आया था, तो सैनन एंड वेबर मॉडल 1949 में जो आए थे उसी में आया था। नेक्स्ट पढ़िए। सैनन और वीवर द्वारा प्रतिपादित संचार के गणितीय प्रारूप में संचार के 5 तत्वों इंफॉर्मेशन, सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और डैश का उल्लेख किया गया है। बताइए आंसर। आंसर है डेस्टिनेशन पॉइंट, बी नंबर में है डेस्टिनेशन लैंग्वेज, सी नंबर मास कम्युनिकेशन, डी नंबर नॉन ऑफ दीज। देखिए कह रहा है कि जो मैथमेटिकल फॉर्मेट था कम्युनिकेशन का जिसमें 5 एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, एक पहला क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, क्या ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। एक ट्रांसमीटर जिसके द्वारा क्या, वो जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि कोई बैग है आपके पास, उसमें कोई इंफॉर्मेशन बुक्स वगैरह है, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स है। आप क्या हो गए, ट्रांसमीटर हो गए। आप इसको क्या लेके जाना है आपको,
आप हो गए क्या, ट्रांसमीटर। इसके बाद क्या, आप कैसे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, ये क्या हो गया, एक जैसे समझने के लिए ये क्या हो गया, चैनल हो गया। इसके बाद क्या आएगा, रिसीवर, आप किसी को तो दीजिएगा, ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। इसके बाद क्या, आप रिसीवर किसी खास प्लेस पे दीजिएगा, वो डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया जहां तक आपको पहुंचना है। तो यही 5 दिया। एक इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा जो इसको ट्रांसमिट करेगा, ले जाएगा। फिर इसके बाद क्या, किस चैनल से लेके जाएगा, ऐसे ही याद रखिएगा कि मेरे पास कोई बक्सा है, बॉक्स है, हम ट्रांसमीटर हैं, उसको हम लेके जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, चैनल से जा रहे हैं, और किसी को देना है, वो उसको दे दिए किसी खास जगह पे, ठीक। तो वही हो गया। इसका लास्ट क्या होगा, डैशवर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट। संचार के रास्ते में रुकावटें या बाधाएं हैं। ए नंबर लैंग्वेज, बी नंबर फिजिकल बैरियर, सी इकोनॉमिक फैक्टर, डी ऑल ऑफ द एबव। कोई आंसर बताइए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द एबव सर। संचार, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। फिजिकल बैरियर, इकोनॉमिक फैक्टर, ऑल तो ऑफ कह द रहा है कि एक कम्युनिकेशन में, किसी संचार में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, क्या क्या बैरियर आ सकती है। तो लैंग्वेज की बैरियर आ सकती है। मान लीजिए आप किसी तमिल लोगों से बात कीजिएगा और आप हिंदी जानती हैं, तो ये क्या कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज का, लैंग्वेज जी। का बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर का मतलब मान लीजिए आपके पास मोबाइल ही ना हो, या कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिससे आप नहीं, तो ये फिजिकल बैरियर भी आता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है, पैसे का भी आता है। मान लीजिए आपको कोई जर्नल्स वगैरह पढ़ना है, यूएसए की जर्नल्स पढ़नी है, तो ये क्या आपके पास इकोनॉमिक पैसा ही नहीं है, तो ये भी तो कम्युनिकेशन के बीच में एक फैक्टर आ रहा है। तो ये सब क्या है, सभी फैक्टर हो सकता है कम्युनिकेशन में। नॉइस का भी हो सकता है। नेक्स्ट। 60 के दशक में सूचना समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? इन जापान, इन अमेरिका, इन ब्रिटेन, इन फ्रांस। जापान। 60 के दशक में सूचना समाज जापान में किया गया था। जापान में? 1965। जी। अच्छा, तो सूचना समाज किसको कहेंगे, सूचना समाज मतलब सोशल समाज को कोई इंफॉर्मेशन। कुछ जानकारी देना, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई और, सूचना समाज किसको कहेंगे? ठीक है, जैसे देखिए, ऐसा समाज जहां लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर ज्यादा निर्भर होते हैं, ठीक है, ऐसा समाज जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज पे ज्यादा निर्भर होते हैं, उसको क्या इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं, सूचना समाज कहते हैं। जैसे पहले के समय में क्या होता था, गांव में लोग खेती पर निर्भर थे, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं था संचार मतलब इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, ठीक है, कोई मतलब था। पहले जो परंपरा चलते आ रहा है कि हाँ बुआई कैसे करना है, कटाई कैसे करना है, मतलब वो क्या एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो उसको पहले समाज को क्या कहते थे, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था फुल्ली, उसको एग्रीरियन सोसाइटी कहते हैं। फिर क्या हुआ, लोग फैक्ट्रीज और मशीन पर निर्भर होने लगा, तो उसको क्या कहें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कह दिए। ऐसा समाज जो फैक्ट्रीज मशीन पर फिर डिपेंडेंट हो गया, उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी कह दिए। लेकिन अब के लोग क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, उस पे क्या है, निर्भर है। तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं, ठीक है, सूचना समाज कहेंगे, क्योंकि आज के लोगों को सबको इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर या फैक्ट्रीज पे डिपेंड है। तो ऐसे समाज को हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहेंगे। नेक्स्ट पढ़िए। सर 60 में इसको जापान में मतलब सबसे पहले हो। लेकिन हाँ, तो सबसे पहले ये जापान में ये कॉन्सेप्ट आया है, सबसे पहले कहाँ, जापान में, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। अच्छा। सूचना विज्ञान शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया था? 1950, 1959, 1965, 1985। बताइए, इंफॉर्मेशन साइंस जी। सबसे पहले कब आया, इंफॉर्मेशन साइंस? 1964 में तो सर जोड़ा था ना वो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो था। नहीं, तो वो लाइब्रेरी वाला नहीं है, ये लाइब्रेरी वाला नहीं है कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस है। जैसे अभी कैसे आया था इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसी तरह ये इंफॉर्मेशन साइंस है, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला नहीं है। 1959 हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, 59 होगा ना सर? हाँ 59। इंफॉर्मेशन साइंस कहने का क्या मतलब है?
वह साइंस जो इंफॉर्मेशन, मान लीजिए वह साइंस, ऐसा साइंस जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, संग्रह करता है, उसका ऑर्गेनाइज करता है, संगठन करता है, प्रसारण करता है, भंडारण करता है, रिट्राइवल मतलब पुनः प्राप्ति करता है, और क्या प्रसार करता है। ऐसे अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन साइंस कहेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में क्या होता है, रॉकेट साइंस हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई रॉकेट कैसे बनता है, कैसे आकाश में भेजना है, ये सब क्या रॉकेट साइंस कैसे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन साइंस, किसका साइंस, इंफॉर्मेशन का साइंस। तो इंफॉर्मेशन क्या मतलब, इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे उसका भंडारण करना है, कैसे रिट्राइवल करना है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1959 में है। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए। वेयर इज द विजडम वी हैव लूज इन नॉलेज, यह कथन किसका है? जॉन केट्स, एमपी कार्टर, टीएस इलॉट, मार्शल एमसी लोहान। ऊपर दिया हुआ। कोई आंसर दीजिए जो अभी तक माइक खोल के बोले नहीं है। साक्षी आप बोलिए। कोई नहीं बोल रहा। कोई तो बोलिए। ठीक है, टीएस इलॉट तो कह रहा है वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, यह कथन किसका है। ठीक है, कह रहा है कि जैसे अब विजडम कहाँ रहा, हम लोग जो है नॉलेज में खो गए हैं, विजडम अब है ही नहीं। ये कथन, एक वक्तव्य दिया है टीएस इलॉट के द्वारा कि वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। अब विजडम कहाँ है, हम लोग क्या नॉलेज में ही खो गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये कह रहा है कि जैसे जैसे बोलिए। अभी तो हम समझाए थे, विजडम समझे हैं और नॉलेज। जैसे अभी हम टेम्परेचर का एग्जांपल लेके बताए थे कि नॉलेज किसको कहेंगे, विजडम किसको कहेंगे, ट्रेडिशन किसको कहेंगे, समझ गए थे सब। तो ये कथन है वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, ये टीएस इलॉट के द्वारा। जैसे मान लीजिए कहना क्या चाह रहा है कि जैसे जैसे समाज में नॉलेज बढ़ा, ठीक, नॉलेज बढ़ा, वैसे वैसे असली विजडम जो है, जो बुद्धिमत्ता है, वो कहीं खो जा रहा है। जैसे कैसे, जैसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जैसे बुक पढ़े हम, बुक से क्या किए हम, इंफॉर्मेशन ले लिए, इंफॉर्मेशन ले लिए, उसको हम क्या नॉलेज भी बना दिए, मतलब हम उसको याद कर लिए। जैसे कोई बुक है, बुक में जो दिया हुआ है ये क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हम पढ़ लिए, हम उसको याद कर लिए, तो क्या हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, लेकिन नॉलेज तो मेरे पास हो गया, लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, समाज के प्रति हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जिसको कहते हैं ना पढ़ा लिखा, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, पढ़ा लिखा मूर्ख। भाई उसके पास नॉलेज बहुत है लेकिन वो क्या मूर्ख है, मतलब उसके पास विजडम नहीं है, वो समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, वो जो नॉलेज है उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है। जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए हैं, नॉलेज इकट्ठा किए उसको यूटिलाइज नहीं किए। तो वही टीएस इलॉट ने कहा है कि हमने नॉलेज तो प्राप्त कर दिया लेकिन विजडम हम क्या नहीं है, मतलब नॉलेज तो क्या, मतलब नॉलेज इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास लेकिन अभी विजडम का हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, यही कह रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत बताइए। नहीं सर। नहीं सर। इनमें से सूचना समाज के तत्व हैं: लाइब्रेरी एक्ट, आईसीटी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आरटीआई। पहले तो हमको बताइए, अभी हम बताए थे इंफॉर्मेशन, होगा। कोई बताइए तो सूचना समाज, अभी हम जस्ट बताएं किसको कहते हैं। कोई भी जो माइक अभी तक नहीं खोले हैं, पता भी तो चलेगा हाँ समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा समाज जो नॉलेज पे डिपेंड है, ठीक ठीक जो ठीक सिर्फ है, ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए। मतलब सूचना समाज के तत्व कौन सा है, सूचना समाज, हाँ बोलिए उम्मी। आईसीटी टेक्नोलॉजी, हम्म, इंटरनेट। ठीक है,
ठीक है, मतलब ये सोच सकते हैं कि आज का इंफॉर्मेशन समाज को क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी एक्ट थोड़ी मतलब ये है कि हाँ इंटरनेट से कनेक्शन है, ये है ये, तो लाइब्रेरी एक्ट तो नहीं, लेकिन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब क्या है आज के समाज की मांग है, ठीक है। आरटीआई नहीं है, आरटीआई, आरटीआई का मतलब क्या हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो क्या, उससे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ये सूचना समाज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीटी और इंटरनेट। नेक्स्ट पढ़िए। ठीक, फिर कह रहा है फेयर यूज। फेयर यूज यह शब्द अधिक प्रासंगिक है, बताइए फेयर यूज किसके लिए यूज होता है? कॉपीराइट हाँ कॉपीराइट के लिए। बताइए तो, एक दो क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि कॉपीराइट, मान लीजिए आप राइटर हैं, आप कोई पुस्तक लिखी हैं, तो आपको अपने बुक पे कॉपीराइट लगाना है, तो आप कैसे, क्या प्रोसेस है कॉपीराइट लगाने का? बताइए कॉपीराइट कैसे लगा सकते हैं हम? क्या रजिस्ट्रेशन होता है कहीं पे कॉपीराइट के लिए? रजिस्ट्रेशन होता है ना नहीं, सर वो कॉपीराइट, सी लिख के जो सी लिख हाँ के और क्या बोलते गवर्नमेंट के लगा पास। देते हैं। नहीं, कॉपीराइट के लिए नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट के लिए आप सी लिख के चारों तरफ सर्कल बना दीजिए, आपका कॉपीराइट हो गया, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत क्या नहीं। लिख के सर्कल बना दीजिए सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सी लिख के, सी इस पे सर्कल बना अच्छा दीजिए चारों तरफ से, देखिएगा बुक में होगा, तो ये कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो बताइए कि इंडिया में कॉपीराइट जो दिया जाता है किसी राइटर को, कितने सालों तक दिया जाता है? ऐसा थोड़ी कि आजीवन 60 जिंदगी भर। 60 साल तक ना। 60 साल तक? 60 साल क्या? मरने के मर- बाद मरने आई डेथ के बाद थिंक मरने के मर- बाद 60 साल दिए। हाँ, मरने के बाद, मरने के 60 साल तक। मान लीजिए आप किसी को तो कॉपीराइट दे जाता है। अच्छा बताइए, ये जो सीसी है, कोलन क्लासिफिकेशन, वो किसको कॉपीराइट दिया हुआ है? वो कौन पब्लिश करती है? डीडीसी का सीएलसी नाम। नहीं। बताइए सीसी का कॉपीराइट किसके पास है जो पब्लिश कर सकती है? SRELS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, SRELS का फुल फॉर्म हुआ। SRELS के पास ही कॉपीराइट है, किसका? सीसी का, ठीक है। तो रंगनाथन की डेथ कब हुई बताइए तो? रंगनाथन की डेथ जनार्दन की डेथ 1972। 62 में डीआरटीसी हुआ। 1972 में 60 साल और जोड़ दीजिए, इतना साल ही क्या होगा, कॉपीराइट होगा। फिर ये पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। इसके बाद आप उसका, रंगनाथन को तो पूरी मतलब जिंदगी भर के लिए वो कॉपीराइट प्रदान है ना उन्हें, क्या वो तो हमेशा के लिए रहेगा। तो वो तो SRELS को दे दिए है ना। बाबा ठीक है, तो 60 साल और जोड़ लीजिए, उतना क्या उनको कॉपीराइट है, वो कर सकते हैं। इसके बाद वो बुक कहाँ चली जाती है? पब्लिक डोमेन में, ठीक है। उसके बाद आप उसका पूरा जीरोक्स करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कोई आप पे क्लेम नहीं करेगा, कोई क्लेम नहीं करेगा। पहले भी तो जीरोक्स करा सकते हैं ना उनसे परमिशन लेके। तो यही तो फेयर यूज है। फेयर यूज आप पर्सनल नहीं कर सकते, कोई भी लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर रिसर्च या एकेडमिक पर्पस के लिए करवा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई पर्सनल इंसान नहीं कर सकते कोई नहीं, किसी भी बुक की आप PDF नहीं बना सकते हैं, 1 पेज का या 10 पेज का या कुछ भी पूरी को नहीं बना सकते हैं, ये कॉपीराइट के अंदर आता है। अच्छा एक चीज बताइए, कोई ले सकते हैं, शेयर नहीं सकते, ऐसा कोई नहीं, पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी ही यूज करेगी या इंफॉर्मेशन सेंटर एकेडमिक या उसके लिए रिसर्च पर्पस के लिए, कोई इंसान नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमको पढ़ने के उद्देश्य से हम किसी का फोटो कॉपी करवा लिए तो ये कॉपीराइट के अंदर आएगा।
फिर ये कह रहा है, अच्छा एक ही बताइए कि कोई बुक का 2 ऑथर है, ठीक है, 2 ऑथर है, तो एक ऑथर जो है मतलब आज मर गया, तो उसका कॉपीराइट कब तक रहेगा? 2 हाफ साल ऑथर है। मतलब आधा हो जाता है। नहीं, तो दूसरा वाला जो ऑथर है जो जिंदा रहेगा उसके मरने के 60 साल तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उपरांत ही काउंट होगा। के मतलब जो मरणोपरांत के 60 साल बाद। हाँ, मरणोपरांत के 60 साल बाद। उसका 40 साल हाँ, ही बचा, तो नहीं उसके नहीं बाद नहीं, ही काउंट। उससे मतलब नहीं है। जो सेकंड वाला ऑथर है वो जिस दिन मरेगा उस दिन से 60 साल, ठीक है। इसको समझना। जैसे मान लीजिए 2 ऑथर है, एक आज मर गया, कल कोई दूसरा जो है 20 साल के बाद मरा, तो उसको 20 साल के बाद 60 साल, ठीक है। दूसरा ऑथर के मरेगा ना उसके नेक्स्ट डे से 60 साल तक। पहले वाला का 80 साल हो जाएगा फिर। पहले वाला से मतलब ही नहीं है, दूसरे वाला को देखिए, पहले वाले को छोड़ दीजिए, ठीक। नेक्स्ट है, बताइए फेयर यूज का शब्द का यूज कहाँ होता है? कॉपीराइट में। और फेयर यूज का एक और क्या नाम है? फेयर डीलिंग, ठीक है। फेयर डीलिंग मतलब भी वही हुआ, फेयर यूज ही। फिर कह रहा है कॉपीराइट शब्द किसके लिए प्रासंगिक है, बताइए। आईपीआर के लिए, फेयर यूज के लिए, सेंसरशिप के लिए या पेटेंट के लिए? फेयर यूज के लिए। फेयर यूज के लिए। तो आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, कोई बताइए। आईपीआर देखिए, IPR हाँ, तो आईपीआर मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार। हाँ, जैसे व्यक्तियों को उनके मन की रचनाओं, कोई व्यक्ति है उसके मन में कोई रचनाएं आए, रचनाओं पर दिए गए अधिकार, या कोई आविष्कार किया है, या कोई साहित्यिक कोई लिटरेचर लिखा है, या कलात्मक कृतियां लिखा है, ठीक है, उस पे जो उसको अधिकार मिलता है वो क्या? आईपीआर है। कोई भी व्यक्तियों के उनके मन की रचनाओं पर दिए गए अधिकार या आविष्कार या साहित्यिक और कलात्मक कृतियां, या सिंबल, कोई सिंबल बनाया है, या कोई मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आप एक सिंबल बनाए हैं, कोई नेम अच्छा से लिखे हैं, या कोई इमेज क्रिएट किए हैं, वो सब भी क्या? आईपीआर के अंदर आएगा। मान लिया आज कोई शॉप खोले आप, दुकान, उसका अच्छा सा सिंबल दे दिए, नाम लिखवा दिए, इमेज बना दिए, उस पे क्या? आईपीआर आपको मिल जाएगा, आप रजिस्टर करवाइएगा तो वही सब क्या? इंटेलेक्चुअल। अब वो क्या एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। तो आईपीआर में क्या क्या आ सकता है? कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। आईपीआर के अंदर कॉपीराइट आ सकता है, ट्रेडमार्क आ सकता है, आप जो बिजनेस करती हैं उसका मार्क जो देती हैं ट्रेडमार्क हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आ सकता है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट भी आता है उसके अंदर। मान लीजिए आप कुछ अच्छा सीक्रेट, मतलब जैसे आप कुछ भी, जैसे खाना बना रही हैं या कुछ भी, तो कोई सीक्रेट होता है, जैसे एमबीए चाय, जीआई टैग में मिलता है सर। हाँ, एमबीए चाय, जीआई टैग मिलता है, वो भी तो हो गया ना। हाँ, एमबीए चाय वाला है, ठीक है, उसका भी क्या? उसका भी कोई सीक्रेट है बनाने का, वो सब भी क्या? आईपीआर के अंदर आएगा, ट्रेड सीक्रेट के अंदर। फिर नेक्स्ट पढ़िए। सर इन सब का डेट भी बताते चले थोड़ा। क्या क्या? जैसे कि कॉपीराइट एक्ट है या फिर पेटेंट है, ये सब कब आया इंडिया में और इंटरनेशनली? ये भूल जा रहे सर, बार बार बताते चलते तो एक बार ये होते रहा। क्वेश्चन आएगा, देखिए कॉपीराइट जो है ना 1957 में आया इंडिया में, ठीक है, 1957 में वो, लेकिन बेस्ड किस पे है? यूके के जो कॉपीराइट 1956 है उस पे बेस्ड है। दोनों क्वेश्चन आता है कि कॉपीराइट इन इंडिया 1957 और किस पे बेस्ड है, तो यूके के कॉपीराइट 1956 पे है, ठीक है। ऐसे बताने से भूल जाएगा, क्वेश्चन आएगा या क्विज में करवा देंगे तो याद रहेगा, डेट वाला क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि डेट वाला समझना नहीं है ना यहाँ, बस जो समझने के लिए उसको बता रहे हैं, याद, वरना तो क्विज में आ जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज, यह शीर्षक किस रिपोर्ट का हिस्सा है, ठीक है, बताइए।
पुस्तकालय जो है ज्ञान का प्रवेश द्वार है। पुस्तकालय ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ये जो टाइटल किस रिपोर्ट में पब्लिश हुई थी, किसके द्वारा वो रिपोर्ट बनाया गया था? बताइए आंसर, ए बी सी डी। नॉलेज कम्युनिकेशन। कौन सी कमिटी? नेशनल नॉलेज कमीशन। हाँ, एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। एनकेसी कब आया, कब बना है? 2012 में आया था, 2014 में तो 2005। खत्म भी हो गया था। नहीं, 2005 में आया, 2005 में आया था। लेकिन ये जो टाइटल है लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज, वो 2007 में पब्लिश हुआ था रिपोर्ट में। ठीक है, तो यदि लिख देगा नेशनल नॉलेज कमीशन कॉमा दे के 2007, तो वो भी सही है। तो एनकेसी के द्वारा लाया गया था। 2007 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें टाइटल लिखा हुआ था लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज, एनकेसी। बताइए तो एनकेसी के बारे में कुछ। इनके चेयरमैन कौन थे? सबसे पहले चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन एनकेसी के, नेशनल नॉलेज कमीशन के, सैम पिट्रोडा। ठीक है, क्यों बनाया गया था एनकेसी, क्यों बनाया गया था? भारत सरकार ने इसे इसलिए बनाया था कि नॉलेज, जो भी समाज हमारा था उसको नॉलेज सोसाइटी में बदल देना। अभी बताया था ना, एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जो हमारा समाज है उसको कैसा बदल, नॉलेज सोसाइटी के रूप में बदल देना। इस उद्देश्य से एनकेसी बनाया गया था 2005 में। अब बंद कब हो गया? 2014 में बंद हो गया। हाँ, जब मोदी जी आए थे तभी, 2014 में। फिर नेक्स्ट है, एनकेसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। 13 जून 2005। ठीक है, 13 जून 2005 में। फिर कह रहा है एनकेसी के अध्यक्ष कौन है, कौन थे? सैम पिट्रोडा, इसका आंसर हो जाएगा। एनएमएल के कौन थे? एनएमएल बहुत पूछता है। एनएमएल, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को कौन थे? चट्टोपाध्याय थे। नहीं, दीपक पेंटल। नहीं, दीपक पेंटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दोनों याद कर लीजिएगा, एनकेसी और एनएमएल हमेशा पूछता है, दीपक पेंटल। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको आईपीआर कहते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई पढ़िए तो और आंसर बताइए। कौन सा सर? बताइए, आईपीआर के बारे में कौन सा कथन सही है? ये वाला 1682। वही तो पढ़िए। पढ़े सर इसको? बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्धिक संपदा अधिकार आविष्कार को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी बुद्धि द्वारा बनाए गए किसी भी आविष्कार या रचना पर कानूनी स्वामित्व प्रदान करते हैं। दूसरा, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी कला से संबंधित मौलिक विचार, साहित्य से संबंधित, संगीत से संबंधित कार्य या अन्य रचनात्मक कार्य करता है तो उसे इसके निर्माता के रूप में कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है। ये भी सही है सर। बौद्धिक संपदा अधिकार शब्द के आधुनिक उपयोग को 1883 के पेरिस कन्वेंशन और 1886 के बर्न कन्वेंशन के उत्पाद के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, कोई पूछना है तो इनसे पूछ सकते हैं कि कैसे। ठीक, पढ़िए आगे। 1683 बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पेरिस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1883, 1886, 1888, 1900। आईपीआर पेरिस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? बताइए। पेरिस। हाँ, 1883। देखिए, पेरिस और वर्नी कन्वेंशन दोनों आता है। वर्नी कन्वेंशन पेरिस 1883 और वर्नी कन्वेंशन 1886, याद कर लीजिए।
पेरिस में पी आता है लेकिन वो लास्ट में आता है, लेकिन पहले वाला है 83 वाला है। अब बर्नी में बी पहले आता है लेकिन ये बाद वाला है 86 वाला। ऐसे याद कर लीजिए 83 86 83। हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि पेरिस पहले 83 है कि बर्नी। तो पेरिस में पी क्या आता है लास्ट में, लेकिन ये पहले आ रहा है 1883 है। बर्नी में बी पहले आता है लेकिन बाद वाला 1886। ठीक है, पेरिस अच्छा कॉन्वेंशन 1883, बर्नी कॉन्वेंशन 1886, याद कर लीजिए दोनों। आईपीएड का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? आईपीआर जिनेवा स्विट्जरलैंड में से। पढ़िए। बौद्धिक संपदा अधिकारों पर वर्ण कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित किया गया? 86। बौद्धिक पढ़िए। अभी अभी जो बताए आप वही है ना? हाँ वर्ण हाँ। हाँ जी। वर्ण कन्वेंशन किस विषय पर आयोजित किया गया था? ऑन अच्छा पहले वर्ण कॉपीराइट। बताइए, तो वर्ण है कहाँ? वर्ण कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है क्या? नहीं तो इंडिया के बाहर है। स्विट्जरलैंड। हाँ, सर स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्ण। हाँ जेनेवा। नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्ण। राजधानी है जी सर। तो वर्ण कन्वेंशन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हाँ क्या? नहीं तो वर्ण कन्वेंशन किस पे आया था? कॉपीराइट पे आया था। कॉपी ऐसे याद कर दिए कि कॉपी को क्या किए, जला दिए, वर्ण कर दिए। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट विपो 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 बता। का कार्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो का कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जी ठीक। विपो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ बताइए? विपो आता है एग्जाम में। विपो 1985। नहीं, 14 जुलाई 1967, 1967। 1967। 1967। ओ हाँ, वो WTO का था। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी विपो में टोटल कितने नहीं विपो का बात कर रहे हैं। हाँ बताइए ना। और टोटल कितने मेंबर हैं विपो में अभी एट प्रेजेंट? 193 मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है? डैरेन टैंग है। डैरेन टैंग। ठीक है। यूपो क्या है? एक यूएन की संस्थान है। यूएन की जो 15वां स्पेशलाइज एजेंसी के रूप में काम करता है विपो। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। विपो जो है इसके अंदर यूएनओ के जो क्या है 15वां स्पेशलाइज्ड है, उसी के अंदर आता है। ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 14 जुलाई 1968। यूएन की जो है 15वां स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। 193 मेंबर है। डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग है। ठीक, विपो। अब आता है नेक्स्ट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बताइए कब हुई? वो WTO की। 1995 में हुआ था ना। हाँ, 1 जनवरी 1995 को। किस एग्रीमेंट के तहत? मार्केस एग्रीमेंट के तहत। मार्केस। ठीक है, मार्केस एग्रीमेंट के तहत। मार्केस। हाँ, मराकेस बोल सकते हैं, मराकेस बोल सकते हैं उसको। WTO का को पहले किस नाम से जाना जाता था? GATT, गैट के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जो कि 1948 में स्टेब्लिश हुई थी। अभी उसके टोटल जो है 166 मेंबर हैं WTO में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डीजी जो है उनके ये है नजौजी ओकोंजो इवोला, ऐसे है। बस इतना याद ना रखिए, बस अभी जो क्वेश्चन है यही याद रखिए 1995 में। नेक्स्ट पढ़िए। हेलो, हाँ नेक्स्ट पढ़िए। निम्नलिखित सूचियों का मिलान निम्नलिखित देखिए, सूचियों का मिलान करें। इंडियन कॉपीराइट कब आया? 1957 में। पैटेंट एक्ट कब आया? 1970 में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट कब आया है? 1999 में। और ट्रेड एक्ट कब? वो भी 1999 में। दोनों। ठीक है, सबको बोलिए कॉपीराइट कब आया? 1957। पैटेंट एक्ट
1970 70 और दोनों 1999। 99 जियोग्राफिक और ट्रेड वाला 1999 याद हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो पेटेंट एक्ट यहाँ दिया हुआ है ये इंडिया का है कि मतलब नहीं, इंडिया का, इंडिया का। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकार के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए बोल रहा है यही कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा। कॉपीराइट आएगा, पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, बिजनेस कौन सा आएगा बताइए। अभी बताएं IPR किसको कहते हैं? ट्रेडमार्क आएगा। मान लीजिए आप कोई इंसान है, आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है? आपके दिमाग का उपज जिसपे आप काम किए, मान लीजिए कोई बुक्स लिखे हैं, कोई इन्वेंशन किए हैं, या तो ट्रेडमार्क आपने जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए कोई मार्क बनाया है, डिजाइन बनाया है, ठीक है, तो वो सब क्या ट्रेडमार्क के अंदर आता है। तो तीनों आ जाएगा, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट पर क्या है? वो विधान जिसका उद्देश्य लेखकों या रचनाकारों को उनके द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों पर एक निश्चित अवधि के लिए लेखन, पेंटिंग या कलात्मक कार्यों के सार्थक कार्यों पर कानूनी स्वामित्व प्रदान करता है, क्या कहलाता है बताइए? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क क्या कहलाता है? कॉपीराइट ये क्या? हाँ, लेखन, पेंटिंग, कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट ही दिया जाता है, पेटेंट नहीं दिया जाता है। पेटेंट आप कोई इन्वेंशन कीजिएगा तब पेटेंट मिलेगा। ट्रेडमार्क आप कोई बिजनेस के लिए अपना मार्क बना रही हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन तो दूसरा, ये तो समझ गए। लेखन, पेंटिंग या कलात्मक कार्यों के लिए क्या दिया जाता है? कॉपीराइट दिया जाता है। नेक्स्ट है सरकार और किसी वस्तु का आविष्कारक, सरकार और कोई वस्तु का आविष्कार किया है या शोधकर्ता के बीच जो समझौता होता है उसको क्या कहते हैं? कॉपीराइट कहते हैं कि पेटेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? पेटेंट होता है ना, पेटेंट उसको पेटेंट। आप हाँ, आप जो आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, जो एग्रीमेंट होता है सरकार और आपके बीच, वो क्या पेटेंट कहता है। नेक्स्ट है प्रत्येक कंपनी इसे अपने व्यवसाय संचालन के लिए प्रतीक के रूप में काम करता है। प्रत्येक कंपनी क्या करता है? उसको क्या अपने सिंबल के रूप में यूज करता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। ऊपर की उसको क्या कहेंगे? ट्रेडमार्क। फिर कह रहा है विश्व का पहला कॉपीराइट अधिनियम कब और कहां बनाया गया था बताइए? ABCD देख के बताइए। 1750 में आता है ना। ए होगा इन द नेम ऑफ द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम क्वीन एनी UK इन 1709। ठीक है, 1709 में बनाया गया था विश्व का पहला कॉपीराइट अधिनियम। ठीक, फिर कह रहा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था बताइए? भारत में कब कॉपीराइट पारित किया गया था? 1957, 66, 1950, हाँ 1957। वो किस पे आधारित था? किस पे, ये भी क्वेश्चन होता है, किस पे आधारित था? 56 पे आधारित था, यूके का 56। हाँ ठीक है, 1956 यूके कॉपीराइट अधिनियम पे ये आधारित था। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार मूल रचनाकार की मृत्यु के बाद, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है या इंटरनेशनल पूछ रहा है, इंडिया का नहीं पूछ रहा है, तो जो मूल रचनाकार है हाँ, तो उसके मरने के बाद कब तक कॉपीराइट लागू रहता है? 70 साल के तक या 60 साल? मरने के 70 साल तक या मरने के 60 साल तक बताइए? 70 तो हाँ, इंटरनेशनल में 70, इंडिया में 60। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट नंबर, इंडिया में कितना? 60। फिर ऊपर कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 60, 1696 का। अब आ रहा है 1697 नंबर, भारत में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक किस वर्ष पारित की गई बताइए? 2005 में। नहीं, देखिए बढ़िया, विधेयक तो 2002 में पारित हुआ था सर, सबसे पहले। देखिए ये क्या है? फ्रीडम, हाँ ये है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल है। ठीक है, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, ये 2002 में लाया गया था। ठीक है, किस लिए लाया गया था? नागरिकों को सरकारी कामकाज और दस्तावेजों तक पहुंचाना। जो अभी इसका काम है ना RTI का, वही काम उसका भी था कि जो भी सरकारी कामकाज है या दस्तावेज है उस तक का नागरिकों का पहुंच हो। लेकिन ये क्या कानूनी तौर पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। 2002 में आई थी
कौन सी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। इसके बाद 2005 वाला जो आरटीआई आया है, ठीक है, ऊपर कीजिए। भारत में सूचना एवं स्वतंत्रता विधेयक किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। फिर कह रहा है भारत में सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार पूछ रहा है, आरटीआई वाला है, ये कब आया, 2005 में, कौन सा डेट में, 12 अक्टूबर को आया था ना। हाँ अक्टूबर, अक्टूबर, ऐसे याद रखिएगा। गांधी जयंती जो थी 2 अक्टूबर, ऐसे याद रखिएगा, गांधी जी वाले समय में, तब याद रहेगा, 12 अक्टूबर 2005। फिर कह रहा है आरटीआई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था, आर्टिकल 19 में, 20 में, 12 अक्टूबर 2006 डाला हुआ है। ऊपर नहीं गलत, 2005 होगा, ऊपर, सबसे ऊपर 5 तो याद ही है, 2005 ये में है 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। फिर कह रहा है आरटीआई भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, बताइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 21 में है, 21 का ही है ना, हाँ आर्टिकल 19 से, ठीक है। तो क्या आरटीआई एक्ट के तहत आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या आपको दे दिया जाएगा? नहीं, टोटल इंफॉर्मेशन दे, हाँ कुछ कुछ का नहीं दिया जा सकता है। अभी मान लीजिए आप एसएससी को आरटीआई लगा दीजिए कि कितने बच्चे पास हुए, ये तो वो सब नहीं देगा, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है आरटीआई एक्ट के भी तहत, उसके अंदर भी प्रावधान है। फिर कह रहा है आरटीआई भारतीय से, तो हो ही गया, ऊपर कीजिए। फिर कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम देश के किस भाग को छोड़कर भारत में लागू किया गया था, बताइए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, पंजाब, जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बहुत हुआ, क्या कल यदि किसी टाइम क्लास लेंगे तो करवा देंगे इसको पूरा। डिस्कशन क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है? देखिए टाइम फिक्स नहीं है, हम मैसेज कर देंगे। सर आप किस किस समय वाले में रहते हैं? ज्यादातर शाम वाले में आप नहीं होते हैं सर। नहीं, शाम वाले में तो हम रहते ही नहीं है, 5 बजे तो मेरी ड्यूटी रहती है, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, 5 बजे तो होगा ही नहीं। तुम्हें क्या इतना याद करने का कोई तरीका बताइए, भूल जाते हैं बार। अच्छा से समझ में आएगा।